Welcome to Prisha Law Tutorial. हेलो लर्नर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में लैंड एंड रियल एस्टेट लॉ सब्जेक्ट का टॉपिक लैंड रिफॉर्म का फर्स्ट पॉइंट लैंड रिफॉर्म इन इंडिया को कवर किया था, आज हम लैंड रिफॉर्म का सेकंड पॉइंट एग्रीगेशन रिफॉर्म इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया को पढ़ेंगे। एग्रीगेशन रिलेशन इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। प्री इंडिपेंडेंट इंडिया मींस इंडिपेंडेंस या 1949 से पहले का पीरियड जिसमें ब्रिटिश रूल था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई तब यहाँ पे मुगल पीरियड था। उस टाइम यहाँ जागीरदारी सिस्टम प्रेवलेंट था। जागीरदारी सिस्टम जो अकबर ने चलाया था और इट इज़ आल्सो अ फॉर्म ऑफ लैंड टेनेंसी। जो अकबर के मनसबदार या ऑफिशियल्स थे उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी कि वो कलेक्शन करें लैंड रेवेन्यू का। बट जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब बिल्डअप हुई तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम में चेंजेस भी हुए। अब बात करते हैं प्री इंडिपेंडेंट इंडिया की, या हम कह सकते हैं ब्रिटिश राज में फार्मर्स की कंडीशन क्या थी। ब्रिटिश राज में फार्मर के पास उनकी ज़मीनों का ओनरशिप नहीं था जिन पर वो खेती करते थे। ज़मीन की ओनरशिप जमींदार जागीरदार पर ही थी। जमीन कुछ ही लोगों के हाथ में थी। इंटरमीडियरी का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं था सेल्फ कल्टीवेशन का। इंटरमीडियरीज बस लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। इस रिजल्ट से लैंड बाउंड्री और बाउंड्री डिस्प्यूट होने लगे जिससे कि इनएफिशिएंट यूज ऑफ सॉइल कैपिटल लेबर होने लगा। सही तरीके से खेती नहीं होती थी, इसी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी लो हो गई। हालांकि एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ लाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट वेरियस टाइप ऑफ लैंड सेटलमेंट इंट्रोड्यूस कर रही थी। देन लैंड ओनरशिप अंडर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल में लैंड ओनरशिप क्या थी? 1770 एंड 1793 के बीच रेवेन्यू कलेक्शन के लिए परमानेंट सेटलमेंट एस्टेब्लिश किया गया जिसमें जमींदार को जमीन पर ओनरशिप राइट्स दिए गए। ब्रिटिश द्वारा लैंड रेवेन्यू का कलेक्शन करने के लिए राइट्स को डी फैक्टो से डी जुर कर दिया गया। डी फैक्टो मीन्स वास्तविक अधिकार से उन्हें लीगली ऑर्गेनाइज्ड राइट्स बनाया गया। न्यू राइट्स दिए गए, न्यू सेटलमेंट फॉलो किए गए। कई सालों की डिबेट के बाद ब्रिटिश अथॉरिटी ने फाइनलाइज किया कि किस प्रकार की सेटलमेंट बनाई जानी चाहिए और किन क्राइटेरिया पर लैंड रेवेन्यू कलेक्शन होगा। क्योंकि ब्रिटिश को इंडिया में अपनी पोजीशन स्ट्रांग करनी थी, इसलिए रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम को रेगुलाइज करने की नीड महसूस हो रही थी, जो उन्होंने डिफरेंट रीजन में किसानों के डिफरेंट सेक्शन के साथ अलग अलग समझौते करके किया। लैंड टेन्योर सिस्टम इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में लैंड टेन्योर सिस्टम क्या था? जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्डअप हो रही थी, जैसा कि मैंने पहले कहा था, तो इसमें चेंजेस होने लगे थे। तो इसमें 3 मेजर चेंजेस हुए थे सिस्टम में लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, जिसमें जमींदारी सिस्टम, रॉयतवारी सिस्टम, मालवारी सिस्टम, ये तीनों सिस्टम्स को बनाया गया। फर्स्ट सिस्टम आता है परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, जिसे हम जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में परमानेंट सेटलमेंट की शुरुआत की। इस सिस्टम में क्लास ऑफ लैंड लॉर्ड्स को जमींदार बनाया गया जिनकी जिम्मेदारी थी कि वे अपनी ज़मीन के लिए सरकार को एक फिक्स रेंट दें। उन्होंने किसानों को ज़मीन के टुकड़े बांट दिए जो उनके किराएदार बन गए। ज़मीन पर फार्मर टेनेंट्स का ओनरशिप हेरिडिटरी था, जनरेशन टू जनरेशन था। जमींदार भी लैंड की वास्तविक क्षमता मतलब ट्रू पोटेंशियल की परवाह किए बिना अपने किराएदारों से, फार्मर टेनेंट से ज़्यादा किराए वसूल करने लगे थे। वह अपने फार्मर टेनेंट से ज़्यादा रेवेन्यू निकालकर अपनी संपत्ति बढ़ाते थे, जबकि स्टेट ने रेवेन्यू को फिक्स कर दिया था। इसके अलावा जमींदार और फार्मर टेनेंट्स के बीच इंटरमीडियरीज बढ़ने लगे जिससे फार्मर पर रेवेन्यू का बोझ बढ़ने लगा। लैंडलेस लेबर और जो पुअर फार्मर टेनेंट्स थे उनको पॉवर्टी फेस करनी पड़ती थी। इसके अलावा जो रिच इंडियन पीपल्स थे जो कि ब्रिटिशर्स के लॉयल थे, वो उनके अकॉर्डिंग काम करते थे और ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग ही लैंड रेवेन्यू वसूल करते थे। परमानेंट सेटलमेंट ने बंगाल में जमींदारी सिस्टम ऑफ टेनेंसी को राइज किया और साथ साथ जो अन्य रीजन थे उसमें भी परमानेंट सेटलमेंट को अपनाया गया। दूसरा सिस्टम आता है रॉयतवारी सिस्टम। अंडर रॉयतवारी सिस्टम किसान जो था वो डायरेक्टली लैंड रेवेन्यू गवर्नमेंट को पे करता था। इस सिस्टम में जो इंडिविजुअल फार्मर थे उसको हम रॉयत कहते हैं। उसके पास लैंड से रिलेटेड सेल, ट्रांसफर, लीजिंग से रिलेटेड फुल राइट्स थे और जब तक वह अपना रेंट पे करता रहता था उस जमीन से रिलेटेड उसके पास सारे राइट मिलते रहते थे।
और गवर्नमेंट किसी इंटरमीडियरी के इंटरवेंशन के बिना डायरेक्टली रेंट लेती थी रॉयत से, मींस इंडिविजुअल कल्टीवेटर से। और ये एप्लीकेबल हो रहा था वेस्टर्न साउथ इंडिया में, जो कि स्टार्ट हुआ था मद्रास से और लास्ट वो अडॉप्ट किया गया बॉम्बे में। तीसरा सिस्टम आता है महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम में पूरे गांव की ओर से ग्राम जो प्रधान होता था उसके द्वारा किसान से लैंड रेवेन्यू वो कलेक्ट करता था। और इस सिस्टम में महलवारी सिस्टम विलियम बेंटिक ने इंट्रोड्यूस किया था। इस सिस्टम में जमींदार जो था वो पूरी यूनिट का, पूरी विलेज का या फिर ग्रुप ऑफ विलेज का को कंट्रोल करता था और उनसे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता था। महलवारी सिस्टम यूपी में, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, पंजाब में और सेंट्रल इंडिया में प्रिवेल हो रहा था, या डिफरेंट रीजन्स में प्रिवेलेंट हो रहे थे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ और अपने नए टॉपिक के साथ। इस टॉपिक का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पेरेटिव एंड ऑब्जेक्टिव्स रिलेटिंग टू द एग्रीगन रिफॉर्म। और इस एग्रीगन रिफॉर्म में जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पेरेटिव्स और ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, ये हम पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करेंगे। मतलब कि जब कॉन्स्टिट्यूशन आया और उसमें क्या क्या प्रोविजंस आए एग्रीगन रिफॉर्म्स को लेकर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फॉर मोर वीडियोज वॉच, स्टडी, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।